गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग का आखिरी क्लास है। अभी तक हमारा जो भी कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है। तो आज हम लोग आखिरी क्लास में पढ़ेंगे कि बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे का भी और खुद टीचर का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर उन दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ना ही टीचर बच्चे को ठीक से पढ़ा पाएगा और ना बच्चा किसी भी चीज़ को समझ पाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि बालक तथा शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा में अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। बालक भविष्य की नींव है, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि वे आने वाला भविष्य होते हैं, इसलिए उनका मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहना आवश्यक है। शिक्षक भविष्य का निर्माता है। जैसे बच्चों को हम कहते हैं कि वो आने वाला भविष्य है, वैसे ही जो शिक्षक होते हैं उनको कहा जाता है कि वे भविष्य का निर्माता है, क्योंकि वही बच्चों को आने वाले सफल भविष्य के लिए तैयार करता है। तो इसीलिए दोनों का ही, निर्माता का और बच्चे का, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। इसमें एक लाइन लिखा है कि फ्रेंडसन के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने के लिए आपका मेंटली स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे, किसी बात का टेंशन अगर हमारे दिमाग में रहेगा, तो हम कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसमें कुपुस्वामी ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। क्योंकि अगर बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह उसके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वह उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, तभी वह अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को स्वीकार कर सकेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक। अभी तक हम लोगों ने जाना कि बच्चे और टीचर का मानसिक स्वस्थ होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक होता है जो आने वाला भविष्य होता है और टीचर होता है बच्चे का भविष्य बनाने वाला, मतलब वह निर्माता होता है। लेकिन कुछ कारक भी हैं जो बच्चे व टीचर के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे फर्स्ट है वंशानुक्रम का प्रभाव। ये पहला कारक है जो बाधा उत्पन्न करता है। इसमें कुपुस्वामी ने ये बताया है कि बालक दोषपूर्ण वंशानुक्रम से मानसिक निर्बलता, एक विशेष प्रकार का मानसिक अस्वास्थ्य और कुछ मानसिक एवं स्नायु संबंधी रोग प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करता है। यह बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता या बाकी सदस्यों से बहुत सारे गुण तथा अवगुण मिलते हैं। तो उनमें से एक होता है मानसिक दुर्बलता भी। अगर बच्चे के माता पिता में कोई मानसिक दिक्कत है, उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जब बच्चा जन्म ले तो उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
तो अगर माता पिता के अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, जो मानसिक समस्या से संबंधित कोई दिक्कत आती है, और बच्चे के जन्म लेने के बाद बच्चे को आनुवंशिक रूप से भी वही चीज़ें मिल जाती हैं, तो बच्चे को समायोजन करने में कठिनाई आती है। वह समायोजन नहीं कर पाता है और ना ही वह अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दे पाता है, वह पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कारक जो प्रभावित करता है, वह है शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव। इसमें बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा न होना स्वाभाविक है। कुपुस्वामी ने बताया है कि स्वस्थ व्यक्तियों की अपेक्षा रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों से सामंजस्य करने में अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत पहले से एक लाइन भी प्रचलित है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो बच्चा मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, क्योंकि अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह मानसिक रूप से भी ठीक नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने घर की किसी टेंशन के कारण या इसके अलावा उसको कोई और भी टेंशन है, इस कारण वह परेशान है, तनाव में है, और वह उसी अवस्था में विद्यालय चला जाता है, तो विद्यालय में जाने के बाद कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है वह उस पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग अपनी समस्या की तरफ ही लगा होता है, वह पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। इस कारण वह अपनी कक्षा में अपने बाकी मित्रों से पिछड़ जाता है और हर मामले में पिछड़ जाता है, चाहे वह शिक्षा हो या इसके अलावा कोई भी क्षेत्र हो, वह अपने साथ के मित्रों से पिछड़ जाता है। तो इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, नहीं तो यह भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। फिर है शारीरिक दोषों का प्रभाव। शारीरिक दोष असमायोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुपुस्वामी ने कहा है कि गंभीर शारीरिक दोष बालक में हीनता की भावनाएं उत्पन्न करके समायोजन की समस्याएं उपस्थित कर सकते हैं। शारीरिक दोष से मतलब है कि अगर बच्चा विकलांग हो, जो विकलांगता वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी भी तरह की विकलांगता है, तो उस दोष के कारण भी बच्चा मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी विकलांगता से ग्रसित है और उसको किसी सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिला दिया जाता है, जहाँ पर कि बाकी बच्चे को कोई भी शारीरिक दोष नहीं है, तो ऐसे में उस विकलांगता ग्रसित बच्चे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, लोग उसको नीचा दिखाते हैं तो और बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चा तनावग्रस्त हो जाता है, वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, समायोजन ठीक से नहीं कर पाता है, उसका विद्यालय जाने का भी मन नहीं करता है। इसके अलावा वह किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता, वह अकेले रहना पसंद करता है। उसके मित्रों की संख्या भी कम हो जाती है। तो ये जो शारीरिक दोष होते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का। तो इसीलिए अगर कभी भी बच्चा किसी शारीरिक दोष से ग्रसित है तो सर्वप्रथम परिवार के लोगों का कार्य है कि बच्चे के साथ कभी भी कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि हो सकता है घर में कोई और बच्चा हो जो कि किसी शारीरिक दोष से ग्रसित ना हो। तो कभी भी ऐसे बच्चों की तुलना स्वस्थ बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए।
नहीं तो ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उसको यह लगेगा कि उससे कोई प्यार नहीं करता है, इस कारण वह समाज से दूरियां बना लेता है। विद्यालय में भी अगर ऐसे शारीरिक दोष वाले बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे बच्चों के साथ कभी भी गलत बर्ताव ना करें, बल्कि उनको समझने की कोशिश करें, उनको उतना ही महत्व दें जितना वे कक्षा के और बच्चों को देते हैं। वैसे अगर शारीरिक दोष वाले बच्चे होते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कक्षा में उनके सहपाठी या उनके शिक्षक उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो इस कारण भी बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यालय का वातावरण तथा घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें और बच्चे को भरपूर प्यार दें। फिर चौथा है समाज का प्रभाव। समाज का अभिन्न अंग होने के कारण बालक पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। यदि समाज का संगठन दोषपूर्ण है तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना आवश्यक है। समाज के आंतरिक झगड़े, धार्मिक और जातीय संघर्ष, विभिन्न समूहों की राजनैतिक दांवपेच, धनी वर्गों के संकीर्ण स्वार्थ, निर्धन वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग, ऊंच नीच और अस्पृश्यता की भावनाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता का अभाव, ये सभी बातें बालक में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती हैं। परिणामतः उसके मानसिक स्वास्थ्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि बच्चा तब भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है जब उसके ऊपर समाज का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं। कोई धनी वर्ग है, कोई मध्यम वर्ग है तथा कोई निम्न वर्ग का हो सकता है। तो अगर कोई शारीरिक दोष वाला बच्चा है, वह निम्न वर्ग से है, तो उसके संग कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए या फिर उसके साथ ऊंच नीच की भावनाएं भी नहीं रखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नीची जात के लोगों को देखना पसंद नहीं करते, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा इस कारण ही हमारे समाज में कई सारे झगड़े भी होते रहते हैं। इन झगड़ों की वजह का मुख्य कारण होता है लोगों की संकीर्ण सोच, लोगों की रूढ़िवादी विचारधारा। तो अगर हमारे समाज में आज भी ऐसे रूढ़िवादी विचारधारा के लोग रहेंगे तो कभी भी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए या फिर इन सब चीज़ों के लिए उसके दिमाग में कभी भी कोई गलत बातें नहीं डाली जाए और बच्चे को बताया जाए कि हमारे समाज में हर तरह वर्ग के लोग रहते हैं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा होते हैं और उनको भी उतना ही अधिकार है जितना बाकी लोगों को है। तो हमारे समाज के लोगों की यह कमी है कि वे इस तरीके का वातावरण बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जब बच्चा कि बाकी जो धनी वर्ग के बच्चे होते हैं वह किसी भी निम्न वर्ग के बच्चे से ना ही बातचीत करना पसंद करते हैं, ना ही फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। इस कारण ही हमारे समाज में आज भी अक्सर धर्म को लेकर, जात बिरादरी को लेकर, ऊंच नीच को लेकर बहुत सारे झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और बच्चा उनको देखता है और बच्चा भी उसी चीज़ को सीखने लगता है।
अब जानेंगे अब है अगला परिवार का प्रभाव। परिवार का प्रभाव, आपको पता है कि परिवार एक बच्चे की ऐसी सबसे पहली संस्था होती है जहाँ पर कि बच्चा जीवन से जुड़ी ज़रूरी चीज़ें सीखता है। यहाँ पर परिवार में उसको उसके बड़े लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा या बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं जो कि उसके जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। इसीलिए परिवार का प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। इसमें फर्स्ट है परिवार का विघटन। आधुनिक समय में औद्योगिकरण के कारण परिवार की अति तीव्र गति से विघटन हो रहा है। बालक परिवार के सदस्यों में अलगाव की प्रबल भावना देखता है, फलस्वरूप उसमें भी अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रसर होता है। यह बताया गया है कि आज के औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि आधुनिक समय में गांव में जो लोग निवास करते हैं वहाँ पे उतनी नौकरियां नहीं होती हैं, उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। इस कारण जो संयुक्त परिवार होता है वह टूट रहा है और टूटकर वह एकाकी परिवार में बदल रहा है। तो एकाकी परिवार होने से परिवार में दूरियां बन जाती हैं, जिस कारण बच्चा या माता पिता जो कि बच्चे के साथ अकेले शहर में रहते हैं वे बच्चे को बहुत सारी बातें या बहुत सारे संस्कार नहीं दे पाते हैं जो कि बच्चा अपने संयुक्त परिवार में बड़े लोगों से सीखता है। तो इस कारण भी बच्चे के दिमाग पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है परिवार का अनुशासन। यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन रखा जाता है और उसे छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है तो उसमें आत्महीनता की भावना घर कर लेती है। ऐसी स्थिति में उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ बताया गया है कि परिवार अगर बच्चे के ऊपर अनुशासन लगाता है तो वह ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे परिवार ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पर कठोर अनुशासन लगाते हैं जो कि बच्चा झेल नहीं पाता है। बच्चे को हर समय डांटा मारा जाता है, उसके ऊपर हर जगह आने जाने के लिए पाबंदी होती है। तो इतने कठोर अनुशासन के कारण बच्चे के अंदर आत्महीनता की भावना आ जाती है और इस कारण बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। फिर है परिवार की निर्धनता। प्लांट ने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी एंड द कल्चरल पैटर्न में लिखा है कि परिवार की निर्भरता के कारण बालक का व्यक्तित्व उग्र और कठोर हो जाता है। उसमें हीनता और असुरक्षा की भावना विकसित हो जाती है एवं उसमें आत्मविश्वास का स्थायी अभाव हो जाता है। ये सब बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं। परिवार में अगर बहुत ज़्यादा गरीबी है तो बच्चा अपने ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकता है या फिर उसके माता पिता उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस कारण बच्चा तनावग्रस्त रहता है क्योंकि बच्चे को उसके मनपसंद की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो इस कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर पारिवारिक संघर्ष, जैसे परिवार के सदस्यों विशेष रूप से बालक के माता पिता के पारस्परिक संघर्ष उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना दूषित प्रभाव डालते हैं कि वह समायोजन करने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे माता पिता बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और इन लड़ाई झगड़ों की वजह से ही बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है।